प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में हमने पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बारीकियां क्या है, कंडीशंस और वारंटी क्या है। आज के व्याख्यान में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। कई बार ऐसा होता है व्यवसायिक ट्रांजैक्शंस में कि हमारी जो सेल्स होती है वो क्रेडिट पर होती है, और क्रेडिट पर होने वाली सेल्स में जो पेमेंट्स होते हैं वो डेफर्ड होते हैं, भविष्य में मिलने वाले होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट मिल भी जाते हैं और कई बार इसमें जोखिम भी होता है कि हमें पेमेंट मिलेंगे भी या नहीं। तो किन स्थितियों में विक्रेता को अनपेड सेलर की श्रेणी में रखा जाएगा, उस पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या कहता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उन बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे जो अधिकार देती है एक अनपेड सेलर को कि वह क्या क्या कर सकता है और उसी के तहत क्या किन कार्यवाही को करते हुए अपने कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक अनपेड सेलर होता कौन है। दूसरा, जो गुड्स का राइट है वो किस प्रकार होता है। ठीक इसी तरह से राइट अगेंस्ट बायर, जो क्रेता के विरुद्ध जो अधिकार है क्या क्या है विक्रेता के पास, तो उनको इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। इन तीन बिंदुओं के साथ इस व्याख्यान को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एक अनपेड सेलर कौन है। तो सेक्शन 45 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 45 धारा 45 इस पर बल देता है। तो कहता है कि अ सेलर ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी अनपेड सेलर इन कंडीशंस में, वो कहता है कि एक सेलर को अनपेड सेलर की श्रेणी में रखा जाएगा जिसको कि पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसा पहला है द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, समूची कीमत ही उसे न दी गई हो, ऐसे सेलर को अनपेड सेलर की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि पेमेंट कैश के माध्यम से न हुआ हो, बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हुआ हो या किसी भी दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हुआ हो, उदाहरण के तौर पे चेक को हम ले सकते हैं, हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट and the condition on which it was received had not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise। उदाहरण के लिए मैंने पेमेंट तो किया किंतु मेरे चेक का डिसऑनर हो गया, बैंक में मेरे चेक को डिसऑनर कर दिया गया, बाउंस हो गया, या इस तरह की कोई भी स्थिति बन गई, तो वह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में जो विक्रेता है वो अपने आप को एक अनपेड सेलर की कैटेगरी में रख सकता है। तो दोनों बातें हैं कि पूरी कीमत, पार्ट कीमत भी यदि नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में भी विक्रेता स्वयं को अनपेड सेलर कह सकता है। अब क्या कंडीशंस है एक अनपेड सेलर के लिए, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे एक्ट के तहत। तो जो हम कहते हैं द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन who is in position of seller, as for instance an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or an agent who himself paid or is directly responsible for the price। तो सेलर इनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए जो विक्रेता है वह स्वयं तो सेलर होगा ही, दूसरा वह व्यक्ति जिसके पास उसका पोजीशन है और उसके पास बिल ऑफ लेडिंग है उस पर्टिकुलर गुड्स का, और साथ ही साथ कोई एक एजेंट जिसको जो मेरे बिहाफ पर कार्य करता है। यदि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मेरे बिहाफ पर यदि कोई कार्य करता है तो यदि मैंने उसको नियुक्त कर रखा है अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो वह भी एक सेलर हो सकता है उस प्राइस को लेने के लिए। तो इस तरह से ये दोनों तीनों बातें इसमें सम्मिलित होती है। सेलर हिमसेल्फ, पर्सन कैरिंग बिल ऑफ लेडिंग, एजेंट, वो एजेंट भी हो सकता है, और एक एजेंट जो कि प्राइस लेने के लिए मैंने जिसको अपॉइंट किया हुआ है वह भी हो सकता है। तो ये दोनों तीनों बातें सेलर की परिभाषा में आ जाती है। ठीक इसी तरह से जो सेलर है वो अनपेड सेलर है
यदि एक स्मॉल पोर्शन भी अगर पेमेंट का बकाया है, उदाहरण के लिए अगर हम कोई वस्तु ईएमआई पर लेते हैं जिसका कि पेमेंट मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, इस तरह से हम दोनों के बीच में निर्धारित हुआ हो, ग्राहक और विक्रेता के बीच में निर्धारित हुआ हो। अब यदि उसका आधा पेमेंट या दो तिहाई पेमेंट हो जाने के बाद यदि कुछ बच जाता है तो वह हो सकता है एक ही इंस्टॉलमेंट हो या 2 इंस्टॉलमेंट हो या बहुत छोटा सा पोर्शन हो। स्मॉल पोर्शन भी अगर अनपेड है तो उसे ऐसी स्थिति में अनपेड सेलर कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस एंड नॉट फॉर अदर एक्सपेंसेस दैट द सेलर इज टर्म्ड एज अनपेड सेलर। तो जो उस वस्तु की कीमत है उसकी प्रतिपूर्ति न होना, उसका न दिया जाना ही उसको अनपेड सेलर होने का अधिकार देता है, और अन्य जो खर्चे हैं उसकी पूर्ति न होने पर उसको यह अधिकार नहीं होता। अर्थात जो कीमत है, उदाहरण के लिए यदि मैं ये पेन लेता हूं, इस पेन की कीमत 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए यदि आपने मुझे दे दिए हैं तो ये पेन मैं आपको दे देता हूं। और उदाहरण के लिए यदि ये क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल में आप मुझे ये पेन लेते हैं, लेकिन ये पेमेंट 1 हफ्ते बाद देने वाले हैं। अब इस 1 हफ्ते बाद जो पेमेंट है वो अगर आपने मुझे 1000 दे दिया तो मैं उसको कहूंगा कि मैं मुझे पेमेंट हो गया। यदि नहीं दिया तो मैं एक अनपेड सेलर हूं। लेकिन यदि इस पेन की डिलीवरी के लिए उदाहरण स्वरूप मैंने किसी अपने सप्लायर को अपॉइंट किया, जो कि अपने एजेंट को अप्लाई किया, जो कि इस पेन की डिलीवरी मेरे शॉप से आपके घर तक करता है, और उस डिलीवरी के चार्ज को मैं आपसे कहता हूं कि आपने अगर वो चार्ज नहीं दिया तो मैं अपने आप को अनपेड सेलर कहूंगा। तो उस स्थिति में मैं अपने आप को एक अनपेड सेलर की श्रेणी में नहीं रख सकता। ये एक्ट कहता है, केवल कीमत को इसमें मानता है, कीमत का पेमेंट। तो ठीक इसी तरह से बायर जो है उसने यदि टेंडर किया हुआ है फुल प्राइस के लिए और सेलर ने मना कर दिया है एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस स्थिति में भी सेलर को अनपेड सेलर की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक पेमेंट करना चाहता है लेकिन किसी कारण से सेलर उसे मना कर देता है कि अभी नहीं, बाद में करना, या किसी भी तरह की किसी बात को लेकर उसको मना कर देता है। तो इस स्थिति में भी बाद में अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो सेलर अपने आप को अनपेड सेलर नहीं कहला सकता। ये इसका भी ध्यान हमें रखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि हमने कहा बिजनेस में क्रेडिट पर सेल्स होती है, बहुत सामान्य बात है। उधारी में विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। तो सेलर अपने आप को अनपेड सेलर नहीं कह सकता यदि क्रेडिट पीरियड के दौरान वह दिवालिया ना हो जाए। ठीक इसी तरह से जो ऑन द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड इफ द प्राइस रिमेन्स अनपेड, कि यदि जो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कीमत चुकता ना हो, तो ऐसी स्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो क्रेडिट सेल्स में ग्राहक अपने आप को अनपेड सेलर नहीं कह सकता। जितना टाइम उसने दिया है उस टाइम की उसको ऑनर करना होगा, और साथ ही साथ यदि वो दिवालिया न हो गया हो तो उस स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य स्थितियों में जो क्रेडिट टर्म्स है उस टर्म में उसको अनपेड सेलर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक इसी तरह से इनको छोड़ दिया जाए तो उसी स्थिति में इसको एक अनपेड सेलर की श्रेणी में हम रखते हैं। अब क्या राइट अनपेड सेलर को ये एक्ट देता है कि एक सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुआ है उसके विक्रय का, उसको क्या क्या राइट है? तो उसकी जो राइट है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अगेंस्ट गुड्स और दूसरा है अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि ग्राहक के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से उसके क्या राइट है और जो गुड्स है उसके एवज में उसके क्या राइट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अगेंस्ट द गुड्स, पहले श्रेणी के राइट को। तो इसमें भी 2 तरह की स्थितियां बनती है। पहली स्थिति है जहां पर हम कहते हैं वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर। गुड्स में भी 2 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति को हम कहते हैं कि जहां पर कि जो स्वामित्व है वो बायर को ट्रांसफर हो गया है, क्रेता को हस्तांतरित हो गया है। और एक स्थिति और बनती है जिसको हम कहते हैं कि जहां की क्रेता को स्वामित्व हस्तांतरित नहीं हुआ है। तो ऐसी ये 2 स्थितियां हैं। तो अब इन एक-एक स्थितियों को हम समझेंगे कि इस पर एक्ट क्या कहता है। तो इसमें फिर से 3 स्थितियां बनती है जहां पर कि स्वामित्व ट्रांसफर हो गया है, स्वामित्व हस्तांतरित हो गया है।
जब ग्राहक को स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है तो उस स्थिति में तीन बातें आती है। पहला है राइट टू लियन, दूसरा है राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिट और तीसरा है राइट टू सेल। ये तीन है, इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले राइट टू लियन को हम समझेंगे। राइट टू लियन सेक्शन 47 से सेक्शन 49 तक इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है एक्ट में। तो राइट ऑफ लियन जो है ये कहता है राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड, कि जो विक्रेता है उसको प्रॉपर्टी इन दी गुड्स तो ट्रांसफर हो गई है किंतु अभी प्राइस पे नहीं हुआ है, तो विक्रेता के पास ये अधिकार है कि उस वस्तु को तब तक रोक करके रखे जब तक कि उसे वह कीमत न मिल जाए। ये अधिकार एक्ट उसको देता है। और कहां-कहां पर ये राइट टू लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको भी समझना आवश्यक है। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन टू क्रेडिट, जहां पर कि कोई क्रेडिट टर्म स्टिपुलेट न किया गया हो, उधारी का कोई भी समय उसमें जिस पर बात क्रेता और विक्रेता के बीच में न हुई हो। ठीक इसी तरह से गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, कि वस्तु का विक्रय उधारी में हुआ हो किंतु जो उसका समय है, जो काल है, वह एक्सपायर हो गया, समाप्त हो गया। तो इस स्थिति में भी राइट ऑफ लियन उसको मिल जाता है और विक्रेता उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तीसरी स्थिति होती है जब ग्राहक को यह पता चल जाए कि जो विक्रेता को यह पता चल जाए कि क्रेता दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इन तीनों स्थितियों में उसके पास ये अधिकार होता है राइट टू लियन को एक्सरसाइज करने का, जिससे कि वो पोजीशन, गुड्स की जो पोजीशन है वह क्रेता को हस्तांतरित न करे। राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो इस पर सेक्शन 50, 51 और 52 सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस पर अपने बिंदु रखता है। इसमें कहता है कि जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि गुड्स को सप्लाई कर दिया गया है, विक्रेता के द्वारा क्रेता को वस्तुएं भेज दी गई है, लेकिन यदि उसे पता लगे विक्रेता को कि क्रेता मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये उसके पास अधिकार है कि वह उस गुड्स को ट्रांजिट में ही रोक दे और साथ ही साथ जो गुड्स की है, जो ट्रांजिट की पोजीशन अपने पास ले ले जब तक कि उसको पूरी कीमत उन वस्तुओं की न मिल जाए। तो किन स्थितियों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, इसको समझना है। पहला, सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद पोजीशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स मस्ट नॉट बी इन पोजीशन ऑफ द सेलर। इसको ट्रांजिट तभी माना जाएगा जबकि वो वास्तविक रूप से ट्रांजिट में हो, वो ग्राहक की जो विक्रेता है उसकी पोजीशन में भी ना हो और ना वो क्रेता की ही पोजीशन में हो। दोनों ही स्थितियों में यदि होता है तो उसे ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। ट्रांजिट अर्थात ऑन रोड, अर्थात अभी जो ऑन द व्हील है, अभी जो चल रहा है, तो उसे उस स्थान पर रोकना ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगली कंडीशन है कि गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, और तीसरी है कि बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, कि ग्राहक या क्रेता दिवालिया हो गया हो। इन स्थितियों में गुड्स को ट्रांजिट में रोकने का अधिकार विक्रेता के पास होता है। ठीक इसी तरह से जो अगला है वह है राइट ऑफ रीसेल। तो सेक्शन 54 इस पर प्रकाश डालता है कि किन स्थितियों में विक्रेता जो सामान है उसको किसी और को बेच सकता है। तो पहली कंडीशन है इसके लिए, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। उदाहरण के लिए अगर कोई खराब होने वाली वस्तु है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, उदाहरण के लिए हम मिल्क प्रोडक्ट्स को लेते हैं या मिल्क को ही लेते हैं, तो मिल्क की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, दूध की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। वो यदि खराब हो जाए तो उसकी फिर कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। तो यदि उसको ग्राहक को बेच दिया गया है, क्रेता को बेच दिया गया है, लेकिन वह उसकी डिलीवरी लेने नहीं आ रहा है यथोचित समय में, तो ये राइट विक्रेता के पास है कि इस आधार पर कि वो खराब ना हो जाए, इसीलिए वह किसी दूसरे क्रेता को उसको बेच सकता है, और जब पहले क्रेता को आवश्यकता होगी वह उसे दूसरे गुड्स को मंगाकर दे सकता है। तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं, उनको बेचने का अधिकार विक्रेता के पास होता है। ठीक इसी तरह से इसमें एक उदाहरण आता है कि एक कंसाइनमेंट कश्मीर से एप्पल या सेब का चला और वो रास्ते में किन्हीं कारणों से, हड़ताल आदि किन्हीं कारणों से उसका ट्रांजिट मध्य भारत में रोक दिया गया
और वहां पर उसे 15 दिन तक रोक के रखा गया। तो जो ट्रांसपोर्टर था उसने अपने विवेक का परिचय देते हुए उन सारे सेब का कंसाइनमेंट था उसको उस लोकल मार्केट में उसने बेच दिया। तो जो विक्रेता था उसने उस पर कार्यवाही की कि इसने बिना किसी अधिकार के इसको कैसे बेच दिया। यद्यपि वो उसे पेमेंट देने के लिए तैयार था, लेकिन उस पर क्लेम हुआ कि आपने इसको कैसे बेच दिया। तो कोर्ट में जब उसने कहा कि मैंने इसे इसलिए बेचा कि यह खराब हो जाता तो न इसका प्रोसीड आपको मिलता और न इसके क्रेता को मिलता, तो मैंने इसको बेचा इसलिए क्योंकि इसको मैं खराब होने से बचाना चाहता था, इसका उपयोग किसी रूप में हो जाए, ये मेरा इंटेंशन था। तो कोर्ट ने उसको बरी किया और दोनों के बीच में क्रेता और विक्रेता के बीच में मामले को सेटल किया गया। तो मूल रूप से इस तरह के जब गुड्स होते हैं तो उसमें पेरिशेबल नेचर के, तो उसमें रीसेल का राइट होता है। ठीक इसी तरह से जो सेलर है वो उसके पास राइट होता है, राइट टू रीसेल if the buyer commits a default in the making of payment। यदि ग्राहक पेमेंट नहीं दे पाता है तो उसे रीसेल का राइट होता है। तो ये हम जानते हैं कई बार ऑटोमोबाइल कार लोग खरीदते हैं और उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ईएमआई पे गाड़ियां लेते हैं, उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो कंपनी होती है वो उसको वापस ले लेती है और उसको फिर रीसेल करती है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि राइट ऑफ रीसेल के तहत वो ऐसा कर पाती है, सेक्शन 54 के तहत। ठीक इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तो अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट gives notice to the buyer about intention to resell and buyer does not pay or tender within the reasonable time। नोटिस देने के बाद भी यदि क्रेता कीमत अदा नहीं करता है तो उस स्थिति में उसको ये अधिकार होता है विक्रेता को कि वो उसको रीसेल कर दे। अब दूसरी स्थिति है जबकि प्रॉपर्टी इन दी गुड्स या स्वामित्व जो है वो ट्रांसफर ना हुआ हो। तो इसमें पहली स्थिति बनती है कि इसकी डिलीवरी को विथहोल्ड कर दिया जाए, दूसरी स्थिति बनती है कि इसको ट्रांजिट में रोक दिया जाए और तीसरी स्थिति होती है कि इसको रीसेल कर दिया जाए। तो इसमें बहुत टेक्निकल समस्या नहीं है। जब प्रॉपर्टी इन दी गुड्स ट्रांसफर हो गई है तब क्रेता का एक विशेष इंटरेस्ट बनता है, किंतु जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है तो उसमें सामान्य रूप से देखें तो कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता है, किंतु फिर भी कानून की दृष्टि में कुछ उसकी नियमावली है, उसको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर आता है कि अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो इसमें ग्राहक के विरुद्ध, इससे पहले हम इसको समझ ले कि यदि प्रॉपर्टी इन दी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है किंतु सेल हो गया है, तो उस केस में जब तक की पेमेंट न हो जाए तब तक उसकी डिलीवरी को रोक के रखना ये राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी कहलाता है। ठीक इसी तरह से यदि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है किंतु फिर भी हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया है किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, तो और हमें ये जानकारी मिल रही है कि ग्राहक मेरा दिवालिया हो जाएगा या पेमेंट नहीं कर पाएगा या कोई भी समस्या है, तो उसे मैं ट्रांजिट में ही रोक देता हूँ। तीसरा, मैं जो भी गुड्स मेरे पास है अगर उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसके रीसेल का राइट, उसकी पुनर्विक्री का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से क्या अधिकार है। तो पहला अधिकार है कि वह प्राइस के लिए, कीमत के लिए सूट दायर कर सकता है। ठीक इसी तरह से दूसरा अधिकार है कि वह डैमेजेस जो हो रहे हैं उसको हुए हैं उस सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन से, तो उसके लिए वो सूट दायर कर सकता है। तो सूट फॉर प्राइस कब होता है? तो कहा जाता है कि वेयर under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue the buyer for the price of the goods। अर्थात जब सेलर को, जब क्रेता विक्रेता को देने से मना कर दे, कीमत अदा करने से मना कर दे, तो वह कीमत के लिए सूट दायर कर सकता है। दूसरी स्थिति है कि प्राइस इज पेएबल ऑन अ डे सर्टेन irrespective of delivery and buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although property in the goods has not passed and goods have not been appropriated to the contract।
तो इन दो स्थितियों में सूट फॉर प्राइस दायर किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगला है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस दो स्थितियों में बनता है। पहला डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जहां पर कि जो क्रेता है वह अपने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दे, तो इस स्थिति में या उसकी स्वीकार्यता न करे, तो उस स्थिति में जो नुकसान विक्रेता को उठाना पड़ रहा है वह डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए भी वह अपना सूट दायर कर सकता है। दूसरा डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, जहां पर सेलर जो है वो डिलीवरी देने से मना कर दे, तो जो क्रेता है वह विक्रेता के खिलाफ सूट दायर कर सकता है नॉन डिलीवरी के लिए। तो दोनों ही बातें हैं, यहाँ पर डिलीवरी हो गई किंतु क्रेता उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, बायर जिम्मेदार है और यहाँ पर सेलर जिम्मेदार है। तो दोनों ही स्थितियों में कानून उनको अधिकार देता है कि जब ऐसी स्थिति हो और उसकी वजह से जो नुकसान हो, जो डैमेज हो, उसकी भरपाई के लिए एक सूट दोनों ही पार्टीज दायर कर सकती है। अब तीसरी स्थिति बनती है कि सेल बाय ऑक्शन। तो सेल बाय ऑक्शन में जो बात आती है वह है कि सेक्शन 64 में इसको कंटेन किया गया है। नीलामी के माध्यम से जो बिक्री होती है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन 64 में बताए गए हैं। पहला है, एट एन ऑक्शन द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ द हैमर। जो हथौड़ी होती है उसके ठोके जाने पर, उसके गिराए जाने पर ही उसको कंप्लीट माना जाता है नीलामी को। तो ये एक प्रचलन रहा है इसमें। ठीक इसी तरह से जो बिडर होता है, जो बोली लगाने वाले होते हैं, उनके पास ये लिबर्टी होती है कि वो उससे विड्रॉ कर ले, बिड में से विड्रॉ कर ले, और इससे पहले कि उसकी बिड को, उसकी बोली को नीलामी करता स्वीकार कर ले। जब तक वो स्वीकार नहीं करता तब तक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक इसी तरह से जो विज्ञापन होता है नीलामी का, वह विज्ञापन कोई ऑफर नहीं होता, वह विज्ञापन एक इनविटेशन होता है, इनविटेशन टू ऑफर माना जाता है। तो इसको इनविटेशन टू ऑफर माना जाए, न कि ऑफर माना जाए, ऐसा इस एक्ट में बताया गया है। और ठीक इसी तरह से बिडिंग कैन बी विड्रॉन बिफोर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी हम अपनी बोली को वापस ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से प्रिटेंडेड बीडिंग बाय सेलर टू रेज द प्राइस इज वॉइडेबल, कि अगर जो सेलर है, जो नीलामी करता है, वो खुद भी अगर बिडिंग करने लगे और ऊंची कीमत लगाकर बिडिंग करने लगे जिससे कि बाकी लोग भी ऊंची कीमत लगाए, यदि इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो रही है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल या व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक इसी तरह से नो सेलर और एनी पर्सन हु हैज एडवर्टाइज्ड कैन बिड एट एनी ऑक्शन सेल अनलेस द राइट इज नोटिफाइड, कि कोई भी विक्रेता या नीलामी करता अपने विज्ञापित किए हुए नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता यदि उसने अपने इस अधिकार को पहले से विज्ञापन में नोटिफाई नहीं किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरह से हमने आज के इस अंक में समझने का प्रयास किया कि कोई अनपेड सेलर अगर है तो उसके क्या क्या अधिकार है और वह क्या कर सकता है, किन किन स्थितियों में वह क्या क्या कदम उठा सकता है, और वे कदम किस तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कंटेन हो सकते हैं। उन सब बिंदुओं को हम समझते हुए आज की बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।